अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। हर मामले पर मुतसादिम सिंध और वफाकी हुकूमत कराची में लॉकडाउन पर भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। कराची में लॉकडाउन को पीपल्स पार्टी एक मुश्किल लेकिन नागुज़ीर फैसला करार दे रही है, जबकि वफाकी हुकूमत को इसमें तरक्की करती मईशत के खिलाफ साजिश लग रही है, क्योंकि कराची की बंदिश से मईशत पर नाकाबिले तलाफी नुकसानात होते हैं। उधर MQM ने भी इस लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुतसादिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दाखिली उलझाव का भी शिकार है। बजट और कश्मीर इलेक्शन में बज़ाहिर मुश्किल लगती कामयाबी हासिल करने के बाद तहरीक इंसाफ ने बंद महाज फिर खोल लिया और तरीन ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आरा मुनक़सिम है, बाज़ लोग इसे एक मुशीर की ज़ाती रंजिश कह रहे हैं और बाज़ इसे कप्तान का गुस्सा। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग भी इस वक्त अपने अंदर के मसाइल पर ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार दिखती है। 3-4 साल से बयानिए पर इबहाम अब जमात के लोग खुद तस्लीम कर रहे हैं और इस पर क्लैरिफिकेशंस भी दे रहे हैं। क्या नून लीग इंतखाबी मुहिम और एहतिजाजी तहरीक में फर्क नहीं कर पा रही है? इन्हीं सवालों के जवाब आज के प्रोग्राम में तलाश करेंगे। जो मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तिजारत आलिया हमजा मलिक साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहनुमा सेनेटर शहादत हुसैन अवान साहिब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून से डिप्टी सेक्रेटरी जनरल PMLN अताउल्लाह तारड़ साहिब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। हम आगाज़ कर लेते हैं आलिया साहिबा आपसे। कोई भी मामला हो जाए, सिंध हुकूमत के साथ विफाक का तनाज़ा शुरू हो जाता है, ये एक ट्रेडिशन बन चुका है और अब ताज़ा मामला लॉकडाउन का है, जिस पर आज काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल वफाकी वुज़रा की जानिब से दिया गया। क्या वाकई वफाकी हुकूमत को लगता है कि ये लॉकडाउन तरक्की करती मईशत जो वफाक जिसका सहरा ले रही है उसके लिए खतरनाक साबित होगा? ये अगर इस तरह का लॉकडाउन लगता है तो मईशत को नुकसान पहुंचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा। आयशा, सबसे पहले तो ये आज के जो फुटेजेस आ रहे हैं ना, वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। जो सबसे पहले एक्सपो सेंटर के अंदर वहाँ पर हुआ है कि जिस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन के लिए वहाँ पर लोगों का एक जम्मे गफ़ीर इकट्ठा किया गया है, ना किसी किस्म की SOP की वहाँ पर को मलूज़े खातिर रखा गया, बल्कि वायलेशन हुई है। तो इस तरह तो कोरोना फैलेगा। 24 जुलाई को ये हल्का में वज़ीर आला साहब अपना एक जलसा रखते हैं और वहां से कोरोना फैलेगा या नहीं फैलेगा, मतलब ये वही जो इंडिया ने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, वही जो मोदी ने स्ट्रैटेजी अपनाई थी। ऑल ऑफ अ सडन आप ट्रांसपोर्ट बंद कर दें, आप अपनी सनत को बंद कर दें। देखें, NCOC एक कौमी इदारा है, सियासत से बालातर है, उसके अंदर सब यानी हर प्रोविंस की नुमाइंदगी इंक्लूडिंग सिंध की प्रोविंस की नुमाइंदगी से 4 वेव, दिस इज द 4th वेव ऑफ कोरोना इन पाकिस्तान, उसके बारे में फैसले किए गए कि किस तरह से पार्शियल लॉकडाउन किया गया और किस तरह से ना सिर्फ अवाम की सेहत को बचाया गया, उनकी जानों को बचाया गया, बल्कि हमने इकोनॉमी को भी बचाया। और आज वही मॉडल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के स्मार्ट लॉकडाउन का आज वही पूरी दुनिया के अंदर, चाहे आप WHO को देखें, चाहे आप ब्लूमबर्ग को देखें, आप जिसको देखें, आज उसी मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। देखें, हमें ये क्या डिसीजन करते हैं, इनकी क्या मिसमैनेजमेंट है, ये क्या हरकतें करते हैं, लेकिन आज के जो मतलब लोग रुल गए हैं ट्रांसपोर्ट बंद करने की वजह से, इन्होंने जो इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट बंद किए, दिस इज अ प्योर मिसमैनेजमेंट। यानी आप लोगों को गरीब के आप दुश्मन हैं, जो आप फैसला करते हैं वो गरीबों के अगेंस्ट करते हैं। 26 बिलियन आपने कोरोना वैक्सीन के लिए और बाकी चीजों के लिए किया, आज तक 1 रुपया आपने। अच्छा आलिया साहिबा, इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसकी मैनेजमेंट के ऊपर इनसे बात करूंगी। आलिया साहिबा, ये फरमाइएगा, सिंध या कोई भी वो सूबाई हुकूमत है, उसका इख्तियार नहीं है कि वो अपने मारूजी हालात देखकर फैसला करे कि उसको जुज़वी लॉकडाउन चाहिए या किसी भी स्मार्ट लॉकडाउन पे जाना है? ये उसका इख्तियार नहीं है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि सूबा नहीं कर सकता ऐसा, NCOC का जो भी फैसला होगा वो वहीं मेरा सिर्फ देखें, मैं यही बताना चाह रही हूं, वफाक क्या चाहता है? वफाक सिंध के अवाम की सेहत भी चाहता है, उनकी जानों की हिफाजत भी चाहता है, वहां इकोनॉमी भी बचाना चाहता है। आप मुझे बताएं, दिहाड़ीदार तबका वहां पर क्या करेगा? वो तो फाको मर जाएगा। जो लोग इस वक्त सड़क के ऊपर है, उन्होंने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है, वो तो रुल जाएंगे। इसी तरह से आज आपने देखा है जिस तरह इनके सडन अनाउंसमेंट से जो वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर रश
ایشو ہے. تو یہ تو ساری چیزیں یہ خود کرونا پھیلا رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے جب آپ پی ڈی ایم کے جلسے کرتے رہے, جب ہم آپ کو روکتے رہے, تب آپ مذاق اڑاتے رہے, آپ ہر بات پہ سیاست کرتے رہے. آج وفاق کہہ رہے ہیں مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وفاق صرف ایک سیکنڈ ایک اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سندھ کی مدد کرنے کو تیار ہے. میں اس مدد پہ آتی ہوں عالیہ صاحبہ, اس میں بھی کنفیوژن ہے ویکسینیشن کو لے کر, میں اس کے اوپر آتی ہوں. مگر میں سینیٹر شہادت صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق صحت چاہ رہا ہے, وفاق جانیں بچانا چاہ رہا ہے, وفاق صوبے کی مدد کرنا چاہ رہا ہے. سینیٹر صاحب مس مینجڈ ہے پورا معاملہ, معاشی کیپٹل کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. 8 دن میں کون سی چین بریک ہوگی؟ تمام الزامات آپ کی طرف آ رہے ہیں کہ آپ لوگ سنبھال نہیں پائے. بات یہ ہے کہ میڈم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کا صبح و شام ایک ہی وتیرہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے سندھ کو جو ہے نا انہوں نے کرٹیسائز کرنا ہے. یہ کبھی بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ اس کے علاوہ ملک کا سوچیں. یہ کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہم سندھ کو کس قسم کے کیا سپورٹ کر رہے ہیں, کیا کریں. میں کہتا ہوں کہ چھوٹی سی ایک بارش آئی ہے, اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایک کیپٹل کو تو یہ خود سنبھال نہیں پائے, تو یہ تمام توپوں کا رخ جو ہے ہمارے صوبے کی طرف کر دیتے ہیں. ہیلتھ جو ہے پروونشل سبجیکٹ ہے. آپ ذرا ان سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کو جو خیرات میں جو آپ کو جو ہے جو کچھ بھی مدد ہوئی اور کووڈ کے سلسلے میں, اس کا تو آپ حساب دے نہیں پائے. آپ نے کتنی مدد کی سندھ کی, اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ شیشے ٹوٹ گئے, ایک جگہ پہ یہ ہو گیا. بھائی ان کو یہ آپ باور کرائیں کہ سندھ پاکستان کا 10واں حصہ ہے. سندھ کی آبادی 2.25 کروڑ کی ہے. مراد علی شاہ صاحب سندھ کے چیف منسٹر ہیں. تو آپ تو ایک ہی بات ہے کہ ان کو ڈروزانہ کے وہ میڈم عالیہ صاحبہ ماشاءاللہ بڑی لکھی پڑھی ہیں, کہہ رہی ہیں ان کی حرکت, ہمیں تو ان کا بڑا عزت احترام ہے کہ اس طریقے سے کم از کم ایک صوبے کا جو ہیڈ ہے اس کے لیے اس طریقے سے بیہیو نہیں کرنا چاہیے. بھائی آج آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک صوبے میں اپنے عوام الناس کی صحت جان و مال کے لیے اگر گورنمنٹ کوئی ایکشن کرتی ہے تو اس پہ آپ کو اعتراض ہو جاتا ہے. آج آپ کو یاد آتا ہے کہ سندھ معیشت میں کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اس کے علاوہ تو کبھی آپ نے سندھ کا سوچا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے کیا, ہم نے اپنی عوام کے ان کے مفاد میں سب کچھ کیا ہے. ہماری انڈسٹری جو ہے ایس او پی کے ساتھ چل رہی ہے. سر وہ یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے کیا ہی نہیں ہے, مس مینجڈ ہے. کس طرح سے یہ تو چاہتے ہیں کہ سندھ جو ہے سندھ ختم ہو جائے, کراچی میں جتنی آبادی ہے ویکسینیشن لگنے کا پیس نہیں ہے. پاکستان میں ان کا پورا اقتدار ہو جائے, یہ کسی کو برداشت کر نہیں سکتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں سنبھالیں گے تو ہم آ کے سنبھالیں گے. لوگوں کے جان و مال کے اوپر ان کو جو ہے سیاست نہیں کرنی چاہیے. خدا کے واسطے یہ آج کنٹینر پہ نہیں ہے, آج اقتدار میں ان کا اپنا, ان کی اپنی بھی کوئی کم از کم. سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا, یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے یا گراؤنڈ ریالٹی پر فیصلہ ہے؟ کیا واقعی یہ جو آپ نے لاک ڈاؤن لگایا ہے یہ ریزلٹ اورینٹڈ ہے؟ یہ میں بتاؤں کہ آج تک سندھ نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں, یہ پچھلے سال سے آپ دیکھ لیں, ہم نے اپنے عوام الناس کے مفاد میں بہتر فیصلے کیے ہیں. ہماری ٹاسک فورس والے سارے دوست بیٹھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو کچھ بھی کیا گیا اس کے ریزلٹ ابھی ایک دوست میں لیکن آپ کے ساتھ سندھ سے ہی سٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں ہے نا. 8-10 دن پی ٹی آئی تنقید کر رہی ہے, ایم کیو ایم تنقید کر رہی ہے, تاجر برادری ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن جب سٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں ہوں گے تو پھر سر ریزلٹ اورینٹڈ کیسے ہوگا؟ جہاں پہ ان کی حکومت ہے ان کو چھوڑ دینا, ایم کیو ایم کی بات کریں, سنبھال لینا. وہاں پہ میں نے کہا وہاں پہ جو چیز نہیں, جو دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ تو یہ سنبھال نہیں پاتے. جو ملک کی اکانومی کی صورتحال ہے اس پہ طرف کہتے ہیں لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ان کا ہر وقت, میں نے آپ کو کہا نا, ان کا تو وتیرہ ہمارے دوستوں کا ہے کہ سندھ کو کرٹیسائز کرتے رہو. اس طریقے سے شاید ان کا اقتدار جو ہے وہ طول پکڑتا جائے گا. لیکن عوام اب تنگ آ چکی ہے. عوام آپ دیکھ لیں کہ عوام جو ہے مہنگائی جو ہے عوام کو کہاں تک لے کے جا رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کیا کچھ کر رہی ہے, یہ تو خالی ہندسے اور فگر بتانے کے علاوہ کچھ نہیں. اب آج ان کو یاد آ رہا ہے کہ اس سے تو اکانومی خراب ہو جائے گی, تباہ ہو جائے گی. میں کامنٹ لیتی ہوں عطا تارڑ صاحب سے, جن کی جماعت کہیں بھی حکومت میں نہیں ہے, ان کو ایک انڈیپینڈنٹ پاکستانی سمجھتے ہوئے ایک پولیٹیکل جماعت سے تعلق ہوتے ہوئے جان لیتے ہیں. وہ عطا تارڑ صاحب, اس سے پہلے کہ پولیٹیکل آئیں, یہ جو کرونا پر سیاست اور ایک دوسرے پر الزامات ہیں, آپ کے خیال میں صوبائی حکومت کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پر جو حالات دیکھ رہی ہے وہ فیصلہ لے لے, اور جس طرح کا لاک ڈاؤن لگانا چاہ رہی ہے وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہو اور وہ لے لیں, یا پھر وفاق کے نیچے ہی ان کو کام کرنا ہے کیونکہ ویکسینیشنز تو وفاق کے راستے ہی صوبوں تک جا رہی ہیں؟ بہت شکریہ عائشہ صاحبہ. دیکھیے یہ پاکستانیوں کی جان کا معاملہ ہے, ان کی جان کی تحفظ کا معاملہ ہے.
اور اس کے اندر میرا خیال ہے اس کو جتنا کم ہم پولیٹیسائز کریں اتنا بہتر ہے. یا تو آپ 18ویں ترمیم کو ختم کر دیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ جو ہیلتھ ہے وہ ڈیوالو سبجیکٹ نہیں ہے, وہ وفاق اس کو دیکھے گی. وفاق کا دیکھیں رول ہے ویکسینیشن کی حد تک, مگر صوبے کو گورن کیسے کرنا ہے, ایڈمنسٹریشن کیسے کرنی ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹس جو مین ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ٹیئرز ہیں وہ صوبائی لیول پر ہیں. انفارچونیٹلی جس طرح پنجاب کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا رہا ہے اسلام آباد سے, اسی طرح سے باقی صوبوں میں بھی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشاورت کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے. آپ اپنا مشورہ دیں, آپ لاجک دیں, آپ فیکٹس اینڈ فگرز کوٹ کریں, بٹ دیکھیے الٹیمیٹ ڈیسیجن صوبائی حکومتوں کا ہے, کیونکہ صوبائی حکومتیں خود مختار ہیں اور یہی اسپرٹ ہے 18th امینڈمنٹ کا. یا تو اگر آپ, مجھے نہیں پتا, آج تک تو کوئی آئینی ترمیم میں نے نہیں دیکھی کہ کوئی آئی ہو جس نے 18ویں ترمیم کو چینج کر دیا ہو, مگر افسوسناک رویہ ہے. کرونا کا اجلاس آپ کو یاد ہے ماضی میں ہوا, بلاول صاحب موجود تھے, شہباز شریف صاحب موجود تھے اور خان صاحب اٹھ کے چلے گئے اس اجلاس سے. تو کم از کم ہمیں سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان ایشوز کے اوپر جہاں پہ لوگوں کی زندگیوں کا دار و مدار اس کے اوپر ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے, ڈیلٹا ویریئنٹ ایک اور نوعیت کا ہے, وہ تیزی سے پھیل رہا ہے, کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور ابھی جو سٹڈیز آئی ہیں وہ شو کر رہی ہیں کہ اینٹی باڈیز کے ہوتے ہوئے بھی دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ بھی جو یہ حملہ کر سکتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کی تعداد ایسی ہے جن کو دوسری یا تیسری دفعہ کرونا ہوا ہے. اب اس صورتحال میں ہم پورے دن, کئی دنوں سے اس کو پولیٹیسائز کرتے ہوئے اس پہ کھینچا تانی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے, نہ یہ رویہ مناسب ہے. میں آتی اس پہ بلاول بھٹو صاحب نے آج اس پہ معذرت کے ساتھ عطا طارق صاحب ہمارے ساتھ MQM سے فیصل سبزواری صاحب بھی اس وقت موجود ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے بھی وفاقی حکومت کو کہا وہ کورونا پر سیاست کر رہے ہیں. سینیٹر صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ اس وقت انفیکشن ریٹ واقعی بہت ہائی ہے کراچی میں, سندھ میں جو کچھ نظر آ رہا ہے, آپ بھی لاک ڈاؤن کی مخالفت کر رہے ہیں, آپ لوگ تو وہاں موجود ہیں, سفر کر رہے ہیں اس پوری صورتحال سے, صوبائی حکومت کا فیصلہ درست نہیں لگتا؟ جی ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی لاک ڈاؤن کی مخالفت کی ہے. میں نے بہت واضح طور کے اوپر یہ کہا ہے کہ لاک ڈاؤن ان آئسولیشن از ناٹ اے سولوشن. یعنی یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ 8 روز کے لاک ڈاؤن کے بعد یہاں سب کچھ یہ صحیح ہو جائے گا. صوبائی حکومت کو اس لاک ڈاؤن سے پہلے بہت سارے کام کرنے تھے. میں نے یہ سوال اٹھایا ہے آج, اور ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں, کئی 100 ارب روپے کا صوبائی محکمہ صحت کا بجٹ ہے. انہوں نے اپنی استعداد بڑھانے کے لیے 1.5 برس میں کیا کیا؟ کتنے نئے بیڈز ہاسپٹل میں بنائے, کتنے وینٹیلیٹرز انہوں نے ایکوائر کیے, کتنے انہوں نے ان کو چلانے کے لیے ٹیکنیشینز ہائر کیے. میں 2 روز پہلے سن رہا تھا سندھ حکومت کے ترجمان فرما رہے تھے ہمارے پاس ٹیکنیشینز نہیں ہیں وینٹیلیٹر چلانے کے لیے. یہ جو ماس ویکسینیشن ڈرائیو ہے اس میں کتنی پھرتی کا مظاہرہ کیا صوبائی حکومت نے. آپ کے پاس تو پتا تھا نا کہ جولائی میں جا کر یہ صورتحال ہو جانی ہے, تو آپ نے جون سے کیا کیا؟ کیا آپ نے موبائل ویکسینیشن سینٹر چلائے, ڈرائیوز بنائی؟ یہ سب کام انہوں نے نہیں کیا. سینیٹر فیصل صاحب اس کو معذرت کے ساتھ جو ہم نے بھی اس کو چیک کیا ہے, صوبہ ڈیپینڈنٹ تھا وفاق کے اوپر, وفاق جو ویکسینیشن دیتا وہی صوبہ چلا سکتا تھا یعنی لگا سکتا تھا. ہدف انہوں نے 40,000 رکھا, پھر وہ 1 لاکھ سے اوپر بھی گئے. اس وقت بھی ان کے پاس صرف 10 سے 12 لاکھ ویکسینیشنز موجود ہیں جو اس کے اوپر فگرز لیے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹلی ویکسینیشن پرچیز نہیں کر سکتے تھے. میں آپ کی طرف آ رہی ہوں عالیہ صاحبہ. سینیٹر صاحب جی فرمائیے. جی شکریہ. تو یہ چلیے یہ بات تو طے ہے نا کہ یہاں کسی کو یہ بتا بھی نہیں رہے تھے کہ یہ ساری کی ساری جو ویکسین ہے وہ وفاق سے آ رہی ہے. NCOC بھیج رہے ہیں. آپ نے خود پروکیور نہیں کی, کیوں نہیں کی؟ چلیے ایک الگ بحث ہے, گنجائش تھی یا نہیں تھی. میں تو کہہ رہا ہوں آپ ویکسینیشن سینٹرز بناتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزانہ سندھ حکومت یہ کہہ رہی ہوتی ہے ہمارے پاس ویکسین موجود ہے, لیکن لوگ نہیں آ رہے ہیں. لوگ اس لیے نہیں آ رہے ہیں, 2 ملین سے زیادہ تو کراچی میں وہ لوگ ہیں جو غیر قانونی طور کے اوپر اس ملک میں موجود ہیں, لیکن وہ 18 برس سے اوپر کے ہیں. آپ نے ان کو ویکسین لگانے کے لیے کچھ سوچا؟ نہیں سوچا. جو غریب آبادیاں ہیں, جو مزدور طبقہ ہے, لاکھوں ملینز کی تعداد میں مختلف آبادیوں میں, وہاں کوئی موبائل ویکسینیشن سینٹر بنایا؟ نہیں بنایا. تیسری چیز یہ ہے کہ سندھ حکومت نے اپنے طور کے اوپر کوئی ریلیف دینے کی بات کی. صرف کراچی شہر سے جنرل سیلز ٹیکس آن سروسز کی مد میں 325 ارب روپے یہ جمع کر رہے ہیں. کتنا اس میں ریلیف کے ورک میں دیا؟ پچھلے سال انہوں نے کہا تھا ہم 6 ارب روپے کا راشن دے رہے ہیں پورے صوبے میں.
उसका भी ऑडिट करेंगे तो पता चल जाएगा कितना है। तो ये सारी की सारी चीजें आप नहीं करेंगे और आप इन 8 दिन के लॉकडाउन से ये बताएंगे कि जनाब सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरा, मुझे कोई ये हिकमत बताते कि कराची शहर और ठट्टा शहर आपस में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, यानी 5 मिनट भी आपको गाड़ी नहीं चलानी पड़ती तो आप ठट्टा में होते हैं कराची से, कराची के आखिरी कोने से और ठट्टा के पहले कोने में। वहां लॉकडाउन नहीं है, वहां सब कुछ खुला हुआ है। 10 रोज पहले वजीर आला साहब अपने जिले में सेवन में गए हैं, कई हजार लोगों का इज्तिमा किया है। ये कोई कहीं पे इन्होंने चेक किया कि उनमें से कितने लोग, जो कि मास्क किसी ने भी नहीं पहना हुआ था सीएम साहब के अलावा, उनमें से कितने लोग कराची आए, उनको चेकिंग हुई, उनकी वैक्सीनेशन थी या नहीं थी, उन्होंने एसओपीज का ख्याल नहीं रखा। तीसरी चीज ये है कि एसओपीज इन्फोर्समेंट में कोई सदका दिल से काम नहीं ले रहे। मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इनके असिस्टेंट कमिश्नर्स, इनके मुख्तार कार, इनकी पुलिस पैसे लेके लोगों को कारोबार की इजाजत देती रही है। वो एसओपी की धज्जियां बिखेरे हैं टीवी के ऊपर बैठ के। ये मैंने कल दोपहर अपनी आंखों से देखा है, गुजर नाले में जो वहां उसको चौड़ा किया जा रहा है, वहां पुलिस के हुक्काम खड़े हुए थे, एहलकार खड़े हुए थे, वहां इनका एंटी इंक्रोचमेंट का हमला था, किसी एक आदमी ने मास्क नहीं पहना हुआ। अब आप क्या करेंगे? ये लॉकडाउन हल है उसका? अच्छा, एक तो थोड़ा जुज़वी लॉकडाउन। सेनेटर शहादत साहब, ये सुनिए, ये सिर्फ एक पीटीआई या वफाक नहीं कह रहा, ये एमक्यूएम जो वहां की जमात है वहां पर मौजूद है, अच्छा भला वोट बैंक लेकर है। सर, कौन सा इल्जाम है जो नहीं लग रहा है? आप लोगों के एसओपीज इंश्योर नहीं है। सर, इत्तेहादी की बात नहीं ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू भी तो है ना जमात का, वो तो इख्तिलाफ वफाक से भी कर। मैं ये गुजारिश ये करूंगा, सेनेटर फैसल साहब जो हैं इसी शहर के रहने वाले हैं, ये सारे लोग जो एसओपी की बात कर रहे हैं कि एसओपी पे अमल दरामद नहीं कर रहा है, ये सारे के सारी हमारी अवाम है। हम अपनी तईन जितनी एफर्ट्स हैं वो भी उसमें जो सर वो बता रहे हैं कि आप कराची शहर से जनरल सेल्स टैक्स 325 अरब इकट्ठा कर रहे हैं, कितने अरब उसमें आप लोगों की रिलीफ पे लगा रहे हैं? ना आप अवेयरनेस दे रहे हैं, ना मास्क इंश्योर है, ना एसओपीज इंश्योर हैं। और कराची जितना बड़ा है, क्या आपका लॉ एंड ऑर्डर है लोगों को इंश्योर करने के लिए? बात ये है मैडम, मैं तो गुजारिश करूंगा बिल्कुल कि पूरे पाकिस्तान की बात करें। मैंने कह दिया कि कराची जो है पाकिस्तान का जो है तकरीबन आप 12% समझ लें वो हिस्सा है। तो तमाम लोगों का जो है ना एक ही तरफ फोकस है, सिंध की तरफ। सर, पंजाब में बहुत तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव हुई है, बहुत तेजी से, चाहे लाहौर है या छोटे शहर हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत तेज वैक्सीनेशन हो रही है, वहां इवन 3rd डोज तक जा चुका है मामला। सेनेटर शहादत साहब, जो स्पीड कराची में होनी चाहिए, जितनी आबादी है वो नहीं है। मैडम गुजारिश ये है कि मैं तो यही कह रहा हूं ना कि जितनी तेजी के साथ माशाल्लाह अवाम जो है अब इस तरफ राग़िब हुई है, और अवाम का 1-2 दिन से हम देख रहे हैं कि अवाम जो है अब जो है वैक्सीनेशन की तरफ बहुत से लोग जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर यही स्पीड रही तो इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख से पहले हम अपने बहुत से लोग जो है ना उनको वैक्सीनेटेड कर देंगे। चलिए, मैं एक ब्रेक लेंगी, इसमें मैं आकर बजट की सूरत मैं आती हूं, वापस आती हूं सर के मुतालिक मैडम जी मैं खाली एक लफ्ज़ कहना चाहूँगा कि सिंध के मुतालिक किसी ऑडिटर जनरल ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है कि इतने पैसे जो है वो वैक्सीनेशन के लिए आए, इतनी एड आई और वो कहाँ गई। सर, अवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल कर लेना जो है, जिस तरीके से अता तारड़ साहब ने ये कहा ना कि 18th अमेंडमेंट में हेल्थ जो है वो सूबाई मसला है और हम अपने लोगों को अपने हम जो है फर्ज की अदायगी जो है बेहतर सर, अवाम का सेहत का मसला सूबाई नहीं रह जाता, कौमी बन जाता है कहीं ना कहीं जाके, जब पूरा मुल्क मूवमेंट के अंदर है, लोग यहाँ से वहाँ आ जा रहे हैं। आलिया साहब, मुख्तसर कमेंट कीजिए, ब्रेक पे जाना है मुझे। तो लोग ये समझे ना, लोग ये समझे। आयशा बिल्कुल मैं ऑन एयर क्लैरिटी कह दूं, 90% वैक्सीन जो है वो खरीदी गई है। और दूसरी क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि वफाक ने सिंध को फ्री हैंड दिया था, आपने जितनी वैक्सीनेशन खरीदनी आप खरीद लें, लेकिन ऑन रियलिटी क्या है? 26 बिलियन कोविड एक्टिविटीज के लिए रखा गया, जिसमें से 1 डोज वैक्सीन की नहीं खरीदी गई। ये बात करें ना, इस जमाने में, कोविड के जमाने में हर मुल्क ने अपना बजट कट डाउन किया, हेल्थ पर लगाया। इनका बजट जो हेल्थ बजट है उसमें से आपको पता है कि इन्होंने सिर्फ 8% एग्जीक्यूट किया है। ये रियलिटी है। आप 8% अगर बजट में से एग्जीक्यूट करें, जबकि आप पूरा फंड रिलीज करें, तो वो जा कहां पर रहा है? मास्क आपको
वफाक दे रहा है, बेड्स आपको वफाक दे रहा है, वेंटिलेटर्स आपको वफाक दे रहा है, वैक्सीन आपको वफाक दे रहा है, चोरी आप फिर भी वफाक कि वैक्सीन को भी आप चोरी करा रहे हैं, आप सिर्फ लगाना भी मैनेज नहीं करवा पा रहे। आप लोगों आलिया साहिबा, क्या ऐसा है कि सूबा इंडिपेंडेंटली वैक्सीन नहीं खरीद सकता था? सूबा इंडिपेंडेंटली वैक्सीन खरीद सकता था, ये बार बार एनसीओसी ने क्लियर किया है, चाहे वो पंजाब। अच्छा, बड़ी माजरत के साथ कतई कलामी के मेहरबानी करके, जो कि मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं, सूबा सिंध के पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत कासिम सुमरो साहब ने एक इंटरनेशनल बाहर बीबीसी को बताया है कि कोशिश की गई थी खरीदने की, टारगेट सेट किया गया, तो असद उमर साहब ने कहा कि फिक्र न करें, वैक्सीन लगवाएं, इन्होंने टारगेट सेट किए। एक मिनट आलिया साहिबा सुन लीजिए, कासिम सुमरो साहब ये कह रहे हैं कि दो तरीके थे, सिंध खुद से खरीदता या विफाक खरीद के देता। 50 लाख साइनोफार्म खरीदने के लिए चीनी काउंसिल खाने से राब्ता किया, उन्होंने कहा कि विफाक खरीद सकता है, बराह रास्त हुकूमत पाकिस्तान को देंगे। मुराद अली शाह साहब ने खत लिखा उसके बाद वैक्सीन खरीदने के लिए कि हमें क्या बताया जाता है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से, और सिंध मुआवजा दे देगा। उन्होंने कहा उसका कोई जवाब ही नहीं मिल सका। विफाकी हुकूमत ने कंपनियों से मुआहदे किए हैं, तो फिर आगे आएंगे, सूबों तक विफाक पहुंचाएगा, इंडिपेंडेंटली नहीं परचेज हो सकता। प्लीज क्लियर कर दीजिए ताकि फिर ब्रेक पे जाए। मैं बिल्कुल क्लियर कर रही हूं। पहली चीज, इस बात से एक चीज तो जाहिर हो गई कि वफाक जो है वो 90% वैक्सीन खरीद रहा है पैसों से, कोई हमें भीख में नहीं दे रहा। दूसरी चीज की क्लैरिटी मैं ऑन एयर कर रही हूं, और बीच में ब्रेक के मैं पूरी आपको स्टेटमेंट्स भिजवा देती हूं, जो असद उमर साहब ने ऑन एयर ये कहा था कि एनसीओसी ने सिंध को भी इजाजत दी है, पंजाब को भी दी है, और पंजाब ने अपनी वैक्सीन प्रोक्योर की है, लेकिन सिंध ने 26 बिलियन कोविड रिलेटेड इश्यूज से आपने उनके लिए एलोकेट किए, लेकिन आपने एक डोज वैक्सीन की नहीं खरीदी। पॉइंट इज क्लियर। आप 8% अपनी बजट एलोकेशन का भी अपनी हेल्थ एक्टिविटीज पर नहीं लगाते। अगेन वही बात है, बुरा लगता है कि जब कोरोना फैल रहा था तो चेयरमैन साहब, इनके वजीर आला साहब अपना सीवी लेके अमेरिका के बेंच के ऊपर बैठे थे और अवाम को लाचार छोड़कर यहां पर गए थे। इन्हीं सारी चीजों से ये कोरोना फैला है, और यही सारी चीजें कि जब आप मैनेज ना कर सकें और आकर सिर्फ यहां पर जो है ना बड़ी बड़ी स्टेटमेंट से, आज सबने देख लिया है कि सिंध में जो मिसमैनेजमेंट है, जो नालायकी है, जो नाअहली है, वो सबसे ज्यादा सिंध गवर्नमेंट है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद साहब से जानेंगे कि शहबाज शरीफ की चाह क्या है, नून लीग का बयानिया फोकस्ड हो पाएगा या आरा और रास्ते अलग अलग। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अता तारड़ साहब, जो आपकी जानिब हो रहा है, आपके घर में जो सियासत हो रही है, वो जो कंफ्यूजन फैला रही है, उस पर वजाहतें देने खुद आपकी लीडरशिप को आना पड़ा। ये फरमाइएगा, शहबाज शरीफ साहब कितना खफा हैं जो और जिस तरह की इंतखाबी मुहिम चलाई गई है मरियम नवाज की तरफ से? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ना तो खफा हैं, मैं समझता हूँ कि ये अफवाहें इंशाल्लाह दम तोड़ जाएंगी। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स की तरफ एक अप्रोच है, और वो आज की नहीं है। पिछले 30-35 साल से उन्होंने जो पॉलिटिक्स की है, उनकी एक अपनी सोच है, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी ओरिएंटेड है, जो गवर्नेंस से लिंक्ड है, जो अफाम तफहीम से मामलात को आगे चलाने के हवाले से है। मगर देखिए, ये बात भी बहुत अहम है कि उनकी इस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ने, या पॉलिटिक्स की तरफ उनकी जो ये अप्रोच है, उससे कभी उनको कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। यानी मुशर्रफ दौर में अटक किला भी काटा, लांडी जेल भी काटी, उसके बाद जलावतनी भी काटी, अभी भी वो 2 दफ़ा जेल से हुए हैं, और हमजा शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 22 माह जेल से हुए हैं। तो उनको कभी वो बेनिफिशरी सिस्टम के नहीं रहे। हैविंग सेड दैट, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर मुख्तलिफ अप्रोचेज ज़रूर होती हैं, और जब मुख्तलिफ अप्रोचेज होती हैं तो ऑब्वियसली आपकी जब एक इख्तलाफ राय ज़रूर होता है, इससे कोई इनकार नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कि हमेशा से पार्टी की एक पॉलिसी रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अनडिस्प्यूटेड कायद हैं पार्टी के। वो जब किसी भी इशू पे कोई फैसला कर दें, फिर पूरी पार्टी उसको ओन भी करती है, उस फैसले को लेके भी चलती है, और उस पे अमल दरामद भी करती है। अच्छा अता साहब, आपकी गुफ्तगू से ये तो लग रहा है कि आप जुबैर साहब ने जो बात की थी, आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं। अब आरा होना और एक मुख्तलिफ बात करना, ये होता है, इख्तलाफ राय होना चाहिए, इसको आप लोग एक्सेप्ट भी करते हैं।
मगर एक जमात के बयानिए दो होना या किसी जमात को मंजिल पर जाना है तो उसके रास्ते दो होना, वो तो किसी तरह आगे नहीं पहुंच पाते। यहाँ पर दिख ये रहा है कि अगर कैंपेन कश्मीर में हो रही थी या सियालकोट इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब माइनस थे, जब शहबाज शरीफ साहब फ्रंट पर आते हैं तो मरियम बीबी खामोश होकर बैठती हैं। सो ये जो कंफ्यूजन है ये इतना लंबा अरसा चलेगा नहीं। अवाम को जो आप कंफ्यूजन देंगे वो रिफ्क पैदा करेगा जमात और अवाम के दरमियान। देखिए 2018 के इलेक्शन में हमारा इलेक्शन स्लोगन क्या था? हमारा इलेक्शन स्लोगन था वोट को इज्जत दो, खिदमत को वोट दो। और इसी स्लोगन के तहत पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुए। हम इस बात के अहल थे, मजाज थे कि हम हुकूमत बनाते। उसके बाद जो हुआ सो हुआ, जहाज़ हमारे पास शायद नहीं था, ना तरीन साहब के रिसोर्सेज थे, वो चले, वो एक माजी का किस्सा है। मगर हमें फिर भी आप देखें ना, नेशनल असेंबली में भी जो सीटें मिली, अभी हमारे 84 मेंबरान हैं, और वो भी जिस तरह तोड़ फोड़ हुई, प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई, पोस्ट इलेक्शन रिगिंग हुई, वो आप छोड़ दें इस बात को, मगर हमारी ये दोनों चीज़ें, आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी से के हवाले से हमारी जो जद्दोजहद है वो, और जो हमारी एक पास परफॉर्मेंस है और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के हवाले से, और आगे तरक्की आती। मगर अता साहब फिर ये बातें अवाम में क्यों नहीं गई ना इस बार? अभी तो 3 साल पुरानी बात आप 18 की करें, अब हम 21 में आ चुके हैं। कश्मीर में आपकी हार, फिर सियालकोट जो घर की सीट थी सर, वो तो कहा जा रहा है कि आप लोगों की जमात के इख्तिलाफ ही ये सीट को ले डूबा आपसे। यानी इन्हीं मुख्तलिफ आरा के होते हुए, इख्तिलाफ राय होते हुए, हमने नौशहरा भी जीता, हमने डस्का भी जीता, हमने वजीराबाद भी जीता, हमने खुशाब भी जीता। ऐसा क्या हो गया? उसमें पीडीएम भी साथ थी ना, पीडीएम भी नहीं रह गई, पीपल्स पार्टी भी साथ थी, एक ऑपोजिशन इकट्ठी थी। और देखिए बहुत बसद एहतराम शहादत साहब बैठे हैं, पीपल्स पार्टी का खुशाब में कितना वोट था या पीडीएम से कितना को फर्क पड़ा, या आप मुझे बताएं कि इवन इन डस्का या वजीराबाद में, तो बात ये पीडीएम का इशू नहीं है, हमारे ये ऑलरेडी हल्के स्ट्रांग होल्ड से हुआ क्या है। आप क्या इस बात से इनकारी हैं कि कश्मीर के अंदर तनवीर इलियास ने 1.5 से 2 अरब रुपया लगाया, उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था, उसको लॉन्च किया गया, लोगों की वफादारियां तब्दील की गई। नॉट ओनली दैट, इलेक्शंस में मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि जो 12 सीटें मुहाजिरीन की पाकिस्तान में थीं, उसमें वोटर लिस्टों में से हजारों वोटर्स को ट्रांसफर किया गया। नारोवाल की सीट में हारों 150 वोट से, पिंडी की हमारी खातून सीट हारी है 50 वोटों से, LA 42 से शौकत शाह हमारी सीट हारा है 50 वोटों से। जब आप हजार, 1.5 हजार, 3 हजार वोट लिस्टों से निकाल देंगे तो वो हमारे बयानी का कसूर तो नहीं है। माजरत के साथ इसको इलेक्शन इंजीनियरिंग कहते हैं और वेरी वेल एग्जीक्यूटेड इलेक्शन इंजीनियरिंग कहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये आइन की हुक्मरानी का नारा। जी आप दाद दे रहे हैं इनको साथ, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड धांधली कह रहे हैं ना आप, करेंगे क्या इस धांधली का? था साहब फिर सियालकोट में क्या हुआ? चलें कश्मीर इलेक्शन को रखें, सियालकोट में क्या हो गया आपके साथ? मैं सियालकोट में क्योंकि खुद मौजूद, वहां तो तनवीर इलियास नहीं थे ना, वहां पे ताहिर खुर्शीद थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं बुजदार साहब के, और उन्होंने तकरीबन 2.5 से 3 अरब की डेवलपमेंट स्कीमें एग्जीक्यूट कराई। हर यूनियन का, जहां मैंने जलसा किया, मैं जिस यूनियन काउंसिल में गया हूं, अगले दिन वहां यहाँ सड़क बनी है या नाली बनी है। मैं तो हैरान था कि ये ठेकेदार हैं कि जिन हैं कि जो 24 घंटे के नोटिस पे मोबिलाइज होते हैं और तरक्याती स्कीमें शुरू हो जाती हैं। और इलेक्शन वाले दिन आज हमने वकला से मीटिंग की है और हम अपनी एक पिटिशन तैयार कर रहे हैं। हम इस मामले को जाने नहीं देंगे क्योंकि 9 घंटे की पोलिंग में 5 घंटे बारिश होती रही, तो 55.3% टर्नआउट कहां से आया? इनके पोलिंग कैंप खाली थे। और मैं पूरे हल्के की बात करता हूं तो ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जरिए 200 वोट डाल के 70-80 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने ये 15,000 का एक फर्क डाला है। मैं तो हैरान हूं इस बात पे। और देखिए ताहिर साहब, अगर आपको अपनी मौजूदगी में हर दिन वहां पर सड़कें और नालियां बनती नजर आ रही थी और आप देख रहे थे इसी तरह से इलेक्शन में हो रहा होता है, तो फिर आप इतने पूरे तमाद कैसे थे कि आपको ये वाला दावा करना पड़ गया? सर फिर आपका दावा, आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे तो आपने इतनी बड़ी बात कह दी ऑन स्क्रीन। मैं क्यों कॉन्फिडेंट था? मैं इसलिए कॉन्फिडेंट था कि मैंने यूनियन काउंसिल वाइज, वार्ड वाइज अपनी वर्किंग की थी। एक यूनियन काउंसिल में एक नहीं 3 धड़े हमारे साथ थे। जिस तरीके से इलेक्शन डे के ऊपर इन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मैनेज किया, उससे पहले मैं 35 एप्लीकेशंस इलेक्शन कमीशन को दे चुका था तरक्याती कामों के हवाले से। मगर एक प्रॉब्लम था, हम जहां तरक्याती काम रुकवाते थे वहां अवाम की डिमांड आती थी कि जी काम अगर हो रहे हैं, वो अवाम की भलाई के काम है, वो होने दें। कल जो कैंडिडेट वहां से जीता है, एक टॉक शो के ऊपर उसने कहा जी मैंने ये जाती पैसे से काम कराया है,
اس بھولے بادشاہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ الیکشن میں آپ ذاتی پیسے سے بھی ترقیاتی کام نہیں کرا سکتے، اور اگر 2.5 ارب کا آپ نے ترقیاتی کام ذاتی پیسے سے کرایا ہے پھر تو آپ کے خلاف نیب کا ریفرنس بنتا ہے۔ تو دیکھیے یہ الیکشن انہوں نے ڈسکے سے سبق سیکھا، ڈسکے میں انہوں نے بیوقوفی کی، انہوں نے کھل کے کیمرے کی آنکھ کے سامنے ریگنگ کی، بندوں کو قتل کیا، آپ پری پول ریگنگ پر احتجاج کریں گے عطا صاحب؟ الیکشن ڈے پہ تو کوئی ریگنگ نہیں ہوئی، آپ پری پول ریگنگ کی بات کر رہے ہیں۔ ملک احمد خان نے بھی اس پر کہا ہے کہ کوئی الیکشن ڈے پہ ریگنگ نہیں ہوئی ہے، اگر آپ کہیں تو سنوا دیں۔ نہیں الیکشن نہیں، وہ مجھے پتا ہے انہوں نے کیا کہا ہے، وہ ٹی وی سکرینز دکھاتی رہی ہیں، میں الیکشن ڈے پہ موجود تھا۔ انہوں نے 165 پریزائڈنگ آفیسرز میں سے 70 سے 75 پریزائڈنگ آفیسرز مینیج کیے۔ ایک بندے کو ہم نے پکڑا، وہ 4-5 ووٹ کٹھے ڈال رہا تھا، میں نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے نوٹس میں یہ بات دی، انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم نے اس بندے کو گرفتار کر کے وہاں سے ایوکٹ کر دیا ہے پولنگ سٹیشن سے۔ وہ پریزائڈنگ آفیسر کا نائب قاصد تھا، ایک پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ انہوں نے ایک اضافی بندہ اٹیچ کیا ہوا تھا، اس بندے کو پولیس نے گرفتار کیا، وہاں سے لے کے گئے اور چند میل دور جا کے چھوڑ دیا۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو یہ 70 سے 80 پولنگ سٹیشنز پہ بڑا ویل ایگزیکیوٹڈ پلان تھا۔ صاحب آپ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، تو اس پہ پھر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ یہ ہمیں ٹی وی شوز میں آپ لوگ صرف بتاتے رہیں گے، آپ کی جماعت کے کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، کچھ کہتے ہیں بہت کچھ ہو گیا ہے۔ میں عرض کروں دیکھیں نا، میں کیونکہ آن گراؤنڈ موجود تھا نا، اس کیمپین کو چلا رہا تھا، پرابلم یہ ہے کہ میں الیکشن کمیشن کو 30 سے 35 اپلیکیشنز میں نے موو کی، ہمارا لیگل سیل کام کر رہا تھا۔ ایک ریٹ پٹیشن میں نے ہائی کورٹ میں کی کہ پرنسپل سیکرٹری صاحب کو ریسٹرین کیا جائے کہ وہ انٹرفیئر نہ کریں۔ وہ رات کو آ کے سیال کوٹ میں میٹنگز کرتے تھے، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کا ایک پرماننٹ ڈپٹی سیکرٹری وہاں پہ ڈپلائڈ تھا جو وہاں پہ لوگوں کے کام کروا رہا تھا۔ اب میں نے آج اپنے وکلا سے میٹنگ کی ہے اور ہم اس معاملے کو اس طرح جانے نہیں دیں گے۔ یہ حلقہ ہم نے ہر حال میں کھلوانا ہے، یہ آپ بے شک بریکنگ چلا دیں، یہ حلقہ کھلوانے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ حلقہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے نون لیگ نے۔ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، جی کہیے۔ یہ حلقہ کھلے گا اور ہم اپنی پوری قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رہیں گے۔ عالیہ حمزہ ملک صاحب وہ کہتے ہیں کہ ٹرینڈ ہو چکے ہیں آپ لوگ دھاندلی کرنے میں، پری پول ریگنگ کرنے میں، اور ویری ویل ایگزیکیوٹیڈ پلانڈ ریگنگ کی گئی ہے آپ کی طرف سے ان تمام جگہوں پر۔ اب وہ حلقہ کھلوائیں گے جیسے آپ نے 4 کھلوائے تھے، وہ اسے ایک کو کھولنے جا رہے ہیں۔ عائشہ صرف ایک چھوٹی سی بات، شکر ہے عطا تارڑ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اگر یہ ہم نہ کر سکے تو میں اپنا نام بدل دوں گا۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ ہونا ہوا نا، اس پر بھی کچھ وہ اگر میں نے بدل لیا نا تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو خودکشی کرنی پڑ جائے۔ میرے بھائی آپ ایک دن رکھ لیں، میری بات ایک ہی دن رکھ لیں، میں نام بدلتا ہوں اور عمران خان کی خودکشی اسی دن رکھ لیں۔ نہیں جی، عمران خان صاحب سے آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے میرے بھائی، ہم آپ کو کوئی بھی نام، میں مقابلہ کر بھی نہیں رہا، آپ اتنے بڑے دعوے نہ کریں کہ آپ کا نام ہمیں بدلنا پڑ جائے، اچھی بات نہیں ہے، لاجک پہ۔ تو عالیہ صاحبہ ویلکم کریں اور حلقہ کھولنے کے لیے ان کا ساتھ دیں آپ بھی۔ جی عمران خان کو بھی سمجھا دینا، میں نے کم از کم خودکشی کا تو نہیں کہا۔ ایک حلقہ عائشہ، جی عائشہ میری بات سنیں، ان سے کہیں نام بدلنے کے لیے بھی تیار رہیں اور اپنی خودکشی کے لیے بھی تیار رہیں۔ ایک حلقہ کیا جس کو کھولنا ہے کھولیں، میں تیار ہوں، جس دن عمران خان کی خودکشی ہو تو میرے نام کی تقریباً علماء رکھ لیں۔ دیکھیں ہمیں تو ہے لاجک، ان کی سنتا کون ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ حکومت ہے سیالکوٹ کے لوگوں سے، حکومت ہے، انہوں نے کیسے دعویٰ کر دیا کہ ہم حلقہ کھولیں گے؟ آپ نے اپنی پارٹی سے پوچھا؟ عائشہ 6 منٹ بات کر لیے، ادھر ادھر کی مجھے بات کرنے دیں۔ سٹوری بڑی سادہ سی ہے، ٹھیک ہے، ہم ڈینٹ تو انہیں پڑ گیا ہے، اب یہ دھاندلی کا رونا روئیں جو مرضی کریں، میں تو آپ سے لاجک پہ بات کروں گی۔ آپ یہ دیکھیں 6 سیٹیں یہ آزاد جموں کشمیر میں جیتے ہیں، 29 سیٹوں میں سے 24 حلقے ایسے ہیں جہاں پر پی ایم ایل این یا تیسرے نمبر پر آئی ہے یا چوتھے نمبر پر آئی ہے یا 5ویں نمبر پر آئی ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ دھاندلی کہاں ہوئی ہے، ذرا میں تو کوئکلی بتاؤں گی۔ LA1 پی ٹی آئی 14,000 ووٹ، پی ایم ایل این 7,000 ووٹ اور پیپلز پارٹی وہاں چوتھے نمبر پر آئی ہے۔ LA2 پیپلز پارٹی 10,000 ووٹ، پی ایم ایل این تیسرے نمبر پر آئی ہے 5,000 ووٹ۔ LA6 پی ٹی آئی مختصر کرتے ہیں، دوسری بڑی جماعت بن کر آئی ہے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر الیکشن سے۔ عائشہ یہ بڑا، عائشہ یہ بہت لاجیکل بات ہے، یہ آپ کی اس سے ہر ایک کو اسی پر تو آپ پر دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں کہ ووٹ ہرائے گئے، مطلب جو وہ ماضی میں کرتے تھے آپ ان پر الزام لگاتے ہیں، وہ آج آپ پر لگا رہے ہیں۔ جی
आयशा, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, हम फैक्ट्स आपको बता रहे हैं कि ये तो देखिए, धांधली का रोना तो तब रोए जब आप दूसरे नंबर पर आए, आपका मेरा मार्जिन 100 वोटों का, यहाँ तो रो तो दूसरे नंबर वाले भी रहे हैं। अच्छा, मेरी बात तो बिलावल भुट्टो साहब आज इतना बोल रहे हैं कि इतनी खुली धांधली हुई है आजाद कश्मीर में। आयशा, मुझे प्लीज सिर्फ 3 मिनट दीजिएगा, मैं पूरा केस आपको समझा देती हूं और अब आप भी समझ जाएंगी। जो वो रोना रो रहे थे ना, LA 6 में पीपल्स पार्टी ने 140 वोट लिए हैं, LA 8 में पीपल्स पार्टी ने 2500 वोट लिए और PTI ने 17,000 वोट लिए और PMLN ने हमारा आधा भी नहीं, 1/3 7,000 वोट लिए। कौन सी धांधली? LA 9 पीपल्स पार्टी 24,000 वोट और PMLN 5वें नंबर पर आई है 2,000 वोट लेके। LA 10 पीपल्स पार्टी जो है वो 9,000 और हमने जो हल्का, जो हमें खुलवाना चाहिए ना, 120 वोटों से हम वो हल्का हारे। तो क्या हम 120 वोट मैनेज नहीं कर सकते थे? और वहां पर 9,000 वोटों के अगेंस्ट PMLN सिर्फ 3,000 वोट ले रही है। LA 13 PTI 23,000 वोट, PMLN 10,000 वोट तीसरे नंबर पर आई है, 13,000 वोटों का डिफरेंस है। LA 15 PTI 19,000 वोट, PMLN 8,000 वोट तीसरे नंबर पर आई है। चलिए आलिया साहिबा, रिजल्ट तो हम सब देख चुके हैं ना, आगे गुफ्तगू को बढ़ाएं इस पे। नहीं आयशा, PMLN 9th नंबर पर आई है। बात सिर्फ इतनी है, अवाम ने, इनके पास सिर्फ एक सेंट्रल पंजाब बच गया था, अवाम ने लाहौर में इनको शिकस्त दी है, गुजरांवाला में, नारोवाल में, गुजरात में, इनकी कुछ नहीं बचा अब इनके पास कर दी है। मैं चले आप इनकी सियासत पे बात कर लेते हैं ना। 40,000 वोट लेने वाले जो हमने 2018 में लिया था, आज 65,000 वोट लिया है। आपका वोट बैंक पंजाब में बड़ा। चले मुझे जरा सेनेटर शहादत साहब को शामिल करने देना। आज बिलावल भुट्टो ने भी तनकीद की है। आलिया साहिबा, गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं ना। सेनेटर शहादत साहब, बिलावल भुट्टो ने भी आजाद कश्मीर इलेक्शन पर भी तनकीद की है, नून लीग पर भी तनकीद की है और कहा है कि कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास। मैं तो इन्हें बार बार कह रहा हूं मिलकर काम करें, पंजाब से बुजदार को भगा सकते हैं। ये फरमाइएगा कि क्या आप लोग इकट्ठे थे तो बेहतर तौर पर टफ टाइम दे रहे थे हुकूमत को, या अब बेहतर अपोजिशन में खड़े हैं पॉलिटिकली? आयशा साहबा, पहली बात तो ये, कश्मीर का जहाँ तक इलेक्शन है, जिस तरीके से अता तारड़ साहब ने कहा है कि ये इलेक्शन जिस तरीके से कश्मीर का हुआ, वहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, वहाँ पे सरकारी वसाइल जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, सरकारी जो है हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। और आपका सारा दिन जो हम फुटेज देखते रहे हैं, वो जितनी भी आप वहाँ पे मतलब मूवमेंट थी, वो हर गाड़ी के ऊपर जो है ना PTI का झंडा, सरकारी गाड़ियों पे। वोटर लिस्ट जो हैं वो तमाम की तमाम तब्दील की गई थी। तो मैं ये समझता हूँ जो वहाँ कश्मीर का इलेक्शन है, जिस तरीके से राजा फारूक हैदर साहब ने जो कोई कहा हुआ है कि रील चौक पे वो धरना जो है, मरियम साहबा ने भी इंडोज किया है कि पीपल्स पार्टी भी साथ जाएगी उस धरने में, कर रहे हैं। तो उस धरने पे मैंने कहा, उस धरने में PTI को पता चल जाएगा कि अवाम उनके साथ क्या है और किस तरीके से पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के इस एहतजाज में साथ जाएगी। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, तो मैं आयशा बख्श साहिबा ये बताऊंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2 हुकूमतों के खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा है। एक हुकूमत वहाँ पे मौजूद थी और दूसरी हुकूमत जो है वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे दाखिल हुई आपके सामने है। उसके बावजूद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिजल्ट रहा है वो है, अब PTI का इस वक्त सांस नहीं फूलना चाहिए। उनको समझ आ चुकी है कि उनकी कोशिशों के बावजूद उनकी पोजीशन क्या है। तो बात ये है कि सेनेटर साहब, आपको तो फिरदौस आशिक़ावान साहिबा भी कह रही कि जो पीपल्स पार्टी को सिंध से वोट मिलता है उसकी आपकी जीत की वजह ही जहालत है, वो तो आपके उसको वोट को ही नहीं समझते। सुनिए वो क्या कहती हैं। बात ये है सुनिए क्या कह रही हैं। वो मैं ये समझता हूँ ये सिंध की तौहीन है कि ये सिंध जहालत उसने कहा। ये कायद आज़म रहमतुल्लाह भी यहाँ के, भुट्टो साहब यहाँ के, फातिमा जना साहबा यहाँ की, डॉक्टर कदीर साहब यहाँ के। बात ये इस तरीके से किसी सूबे की तजलील करना, इसके अलावा इन्होंने कोई, इनकी ट्रेनिंग नहीं है, इसके अलावा इनका कुछ नहीं है कि बस सारा दिन शोर करते रहो ताकि लोग जो हैं उनके असल मसाइल जो हैं उसकी तरफ से लोगों की तवज्जो हटती रहे। ये हुकूमत के आखिरी दिन है, पीछे दिन रहे कितने गए कि 3-3.25 साल पीपल्स पार्टी क्या आजाद कश्मीर की शिकस्त जिस पर इतनी बात कर रही है कोई एहतजाज करेगी सर, या लीगल प्रोसीडिंग्स करेगी? मैंने कहा बात ये है, ये शोर शराबा करने से काम नहीं चलेगा। ये कंटेनर वाले दौर गए, आवाम समझ चुकी है, आवाम ने धोखा खाया। इनके जहन में ये था, यंग लोगों के जहन में ये था, वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर से और GB से होते हुए सिंध आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि शोर है।
आप देखें तो सही, सिवाय सिंध के सब जगह उनकी बात ये है कि जो सिंध आ रहे हैं ना, मांगे तांगे के जो लोग हैं ना, जो खाना बदोश जो हैं, वो तो हमेशा इनकी तरफ रुख करते रहते हैं। बात ये सिंध की तरफ आ रहा है, खाना बदोश आपके साथ भी थे। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक की इजाजत। पिछले इलेक्शन में ये कहाँ पे थे? ये कोशिश भी, ये ख्वाहिश भी ये अपनी पूरी कर लें। ये धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। अता तारड़ साहब, दो बातें बताइएगा। एक तो क्या आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के लोग हल्फ लेने जा रहे हैं असेंबली का अपनी? दूसरा ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने फिर तनकीद की आप लोगों पर और कहा कि आप लोगों की कोई पॉलिसी नहीं है, मैं ज़बरदस्ती अदम एतबार नहीं ले सकता, मैंने कहा था आए मिलकर बुज़दार साहब को निकालते हैं, मगर आपकी ख्वाहिश ऐसी नहीं है। पहली बात तो यह है कि कश्मीर 40 लाख आबादी का एक खित्ता है, 4 मिलियन की आबादी है, 6 लाख वोट लिए तहरीक इंसाफ ने, 5 लाख वोट हमने लिए। ये जो तीसरा चौथा नंबर मेरी ये मोहतरमा गिना रही थी, तो इनको पता होना चाहिए कि अगर तीसरे चौथे नंबर के हमारे कैंडिडेट होते तो हमने आपसे सिर्फ 1 लाख वोट कम लिया है। और ये इस बात का सबूत है कि बदतरीन धांधली हिस्ट्री की आपने आज़ाद कश्मीर के अंदर की है। दूसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर मुझे आज भी फार्मूला बता दें जिसके तहत हमारी हुकूमत बनती है तो हम तैयार हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी 166 सीट्स हैं, पीपल्स पार्टी की 7 सीटें हैं, अगर चौधरी बरादरान मिलते हैं तो मामला बनता है। पीटीआई के डिफेक्ट किए हुए लोगों पे डिफेक्शन क्लॉज लगती है, फ्लोर क्रॉसिंग की क्लॉज लगती है। मुझे ये फॉर्मूला समझ नहीं आता। इस हवाले से सियासी बयानात ना दें, अगर कोई फार्मूला है तो उस पर बात करें, बात करने को तो कोई तैयार नहीं है, ना पता है कि वे फॉरवर्ड क्या है। तो मैं समझता हूं कि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इनकी, इस मामले में ये बात नहीं है, बहुत पुरानी है। क्या कभी आपकी लीडरशिप ने पूछा नहीं कि इसमें तो कोई वे फॉरवर्ड नहीं है? क्यों बार बार आप लोग इस पर बात करते हैं? क्योंकि आप लोग तो स्टेज शेयर करते रहे। हमने इनकी पंजाब के पार्लिमानी लीडर से, इनकी पंजाब की जमात से कई दफा पूछा है कि आप बताएं आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसके तहत बुज़दार घर चला जाएगा। और वो देखें, ये कोई सीक्रेट वोट तो है नहीं, सीक्रेट बैलेट, ये डिवीजन ऑफ हाउस है, उसके अंदर कैसे कोई फ्लोर क्रॉस करेगा? और क्या चौधरी बरादरान इस बात पे तैयार हैं कि वो हमारे साथ मिल जाएंगे? मुझे तो ऐसी कोई इंडिकेशन नजर नहीं आई। तो ये देखें ना, ये हवाई बातें हैं, इस पे अगर सीरियस थॉट है, मेरा नहीं ख्याल अगर बताया होता तो अब तक चौधरी बरादरान के नैब के केसेस खुल गए होते, इस पे ज्यादा बात मेरे से ना ही करवाएं तो बेहतर है। आप भी तो रुक रुक के कह रहे हैं, सारी बात कहते नहीं। आजाद कश्मीर में हल्फ ले रहे हैं आपके लोग? अभी तक इस पे फैसला नहीं हुआ, एहतजाजी तहरीक जरूर चलाएंगे। ये खबर तो आई थी कि नवाज शरीफ साहब ने मना किया हल्फ लेने से। कोई फर्क पड़ता है आपके हल्फ लेने से या ना लेने से? मेरा ख्याल है बहुत फर्क पड़ता है जब आपकी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जिसने 5 लाख वोट लिए हों वो ऐवान का हिस्सा बनने से इनकार कर दे। तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए फिर आपकी सिस्टम की लेजिटिमेसी लूज होती है और आपके लिए मामलात को चलाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये एहतजाजी तहरीक में भी इस फैसले से जान डलेगी और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट को टफ टाइम देने में मेरा ख्याल है कि हमें मदद मिलेगी। क्योंकि आपकी तो जमात का बयानिया नहीं मुश्तरका हो सकेगा कि एहतजाजी तहरीक करनी भी है कि नहीं करनी। हमारे इसके बावजूद आपने रावला कोट, बाग से लेके, पलंदरी से लेके, भिंबर से लेके, मीरपुर से लेके आपने जलसे देखे। और आप ये लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा नहीं है, ये कश्मीर के छोटे छोटे जिले हैं, पहाड़ी इलाके में स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। मुझे शहादत साहब से पूछे, शहादत साहब क्या आप लोग हल्फ लेंगे? आलिया साहब आ रही हैं। बाकी मुल्क में ना होते हो, आयशा थर्ड टाइम आप उनके पास जा रही है, मेरा टाइम। अच्छा चलें, मैं शहादत साहब मुख्तसरन, आप लोग हल्फ ले रहे हैं? आयशा देखें, सिर्फ हल्फ लेने का पूछ के आ रही है। हमने तो हमेशा कहा कि जो भी लड़ाई लड़ी जाए वो विद इन पार्लियामेंट होनी चाहिए। बाकी फैसला क़यादत का है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जी, मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती व्यू ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही कहा है कि जो कुछ भी हमने जद्दोजहद करनी है वो पार्लियामान के अंदर करनी है। ठीक है, और ये कोई ग्रीन सिग्नल है चौधरी बरादरान की तरफ से? आप जोड़ तोड़ कैसे करते हैं पंजाब असेंबली का? बार बार दोहराती है आपकी लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। आयशा मेरा टाइम है, मुझे जवाब देना है। जी शहादत साहब, मुझे जवाब देना है। उनकी आवाज ही नहीं आ रही। जी आलिया साहिबा, आयशा मुझे भी जवाब देना है। कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो है को बात हुई, लेकिन वो टाइम है क्योंकि शहबाज साहब ने ये फरमाया था कि पहले बजट जो है उस पर हम देख लें कि बजट पे हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उसके बाद पंजाब की तरफ जो है वो रुख करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से पीडीएम जो है वो कायम न रह सकी और मैं समझता हूँ उसके बाद ये बात आगे न चल सकी। लेकिन अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल होती
तो मैं समझता हूं कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो टॉपल हो चुकी होती है। जी आलिया साहब, अब आप कमेंट करें। जो कुछ भी अक्सरियत जो कुछ भी अगर गवर्नमेंट बनेगी या जो कुछ भी होगा उसका फायदा तो डेफिनेटली उनको जाएगा। सेनेटर शहादत साहब वो कह रहे हैं हमें कोई फायदा नहीं है ना नंबर है, आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं। आलिया साहिबा। आयशा बात इतनी सीधी सी है कि इन्हीं के लोग ऑन एयर आकर कहते हैं 16 सीटें हमारे से वादा किया था, 11 हमें मिली है। ये तो धांधली नहीं पर इनकी तो नजर आ रही है। इन्होंने क्या नहीं जी, इन्होंने क्या एहतजाजी तहरीकें चलानी है। और जो दूसरे मेरे भाई बैठे थे, जो मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, मेरी क्लिप भी निकाले और इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट भी निकाले। मैं कोई हवा में बातें करके नाम तब्दील करने की बातें नहीं करती, मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ। बात सिर्फ इतनी है, कश्मीर के लोगों, सियालकोट के लोगों, सबने आपके बयानिए को रिजेक्ट कर दिया है। वो बयानिया जो रियासत पाकिस्तान के अगेंस्ट है। आप बुग़्ज़े प्राइम मिनिस्टर में आगे इतना बढ़ गए कि अफगान सफीर की बेटी के ऊपर जो बहारत का बयानिया था वही आप ट्वीट करते रहे। आपके कैंडिडेट मोदी को पुकारते रहे। आपके लोग जो है वो वीडियोस शेयर करते रहे जो दो ग्रुपों की लड़ाई की थी, लेकिन आप उसे इंडिपेंडेंट कश्मीर की लड़ाई को करके आप इंडियन मीडिया को एक फ्यूल देते रहे कि आप ये चलाएं और कश्मीर कॉज को आप बुरी तरह से जिसे कह लें डैमेज करते रहे। तो किसने आपके बयानिए को सुनना था? आप उस एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, उस आर्मी के अगेंस्ट जो हमारा फख्र है, जो जानों का नजराना पेश करते हैं, आप उसमें डिवाइड करने का बयानिया देते रहे। अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। सेंट्रल पंजाब आपकी स्ट्रेंथ थी, आज आप सेंट्रल पंजाब से भी उन्होंने आपको आप कभी लेवल प्लेइंग फील्ड पे आए ना, आपको बताते हैं। चाहे आप ग्लास कभी बगैर बैसाखियों के आए, आपको बताते हैं किस भाव बिकती है। चाहे आप जो मर्जी करें, बैसाखियों की कौन देर है जो हर दफा एक जनरल जिलानी के बगैर आए ना, कभी या जनरल ज़िया मैदान में आए ना, उसमें आए, मैदान में आए। अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कौन बात कर रहा है? पहनकर आते हैं या यहाँ पर कौन बात कर रहा है? बात करके आते हैं। कौन एस्टेब्लिशमेंट को ड्रैग कर रहा है? किसी की बात नहीं कर रहे। आप एस्टेब्लिशमेंट को ड्रैग करें खड़े हैं तो अच्छा है, हम करें तो बुरा है। ड्रैग नहीं करेंगे। आप लोग मलाइन करें, मैं तो आपको बता रही हूँ ना। नेक्स्ट किसी टाइम पर जारी रहेगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।